मैं मनोज कुमार आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए नए अध्याय के रूप में आज जो आपका चैप्टर है वो उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन के रूप में या उत्तर प्रदेश का हम समग्र अध्ययन करेंगे और ये आपका नया चैप्टर है। बच्चों, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा जो प्रदेश है कई विविधताओं को लिए हुए है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, विभिन्न प्रकार के पठार, विभिन्न प्रकार के जनजातियाँ और लोग प्रदेश में निवास करते हैं। आप ये भी जानते होंगे जो हमारा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का छठा देश माना जाता है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर अगर स्थिति देखी जाए तो ये ग्लोब पर 52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30:24 उत्तरी अक्षांश तथा 77:05 पूर्वी देशांतर से लेकर 84:38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस देशांतर को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। चाहो तो आप उसको डिजिट के हिसाब से 35-52, 20-24 उत्तरी अक्षांश, 77:05, 84:38 पूर्वी देशांतर के रूप में याद कर सकते हो। इसी प्रकार से भारत की भी भौगोलिक स्थिति को आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश के बारे में ही इसका जो विस्तार है वो बताया है। दक्षिणी अक्षांश या पश्चिमी अक्षांश के बारे में हमने नहीं बताया। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा प्रदेश है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्वी और उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, और वैसे तो जो भारत देश है हमारा वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये हो गया कि 0 अंश से लेकर या भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर और पूर्व में अवस्थित है, इसलिए इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से हम इसका जो विस्तार का क्षेत्र है हम निकाल सकते हैं। इसका उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से अगर दक्षिण की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो जो इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बच्चों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% कुल मिलाकर है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल, उत्तराखंड, और उत्तर पश्चिम में अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश अगर राष्ट्र की बात की जाए तो केवल एक राष्ट्र है जिसको नेपाल, उत्तर में नेपाल को टच करता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पूर्व में अगर बात करें तो मध्य पूर्व में अगर देखा जाए तो बिहार को, दक्षिण पूर्वी हिस्से की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला राज्य है। इसके बाद बिहार के बाद अगर पूर्व में इधर और देखोगे, पूर्व में जाते तो ये झारखंड को भी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं की प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हिमालय, उत्तर में हिमालय श्रेणी से लेकर शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई है। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में अगर बात करें तो यमुना नदी और बिंद श्रेणियाँ तथा पूर्व में गोंडवाना तक ये प्रदेश या उत्तर प्रदेश का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जलवायु की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जलवायु है वो कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु है।
उपोष्ण जलवायु हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो इसको निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भावर का मैदान या इसको तराई के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर का मैदान कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसकी लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर नेपाल में कुशीनगर तक यह क्षेत्र भावर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्र में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर तक फैली है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो भावर का क्षेत्र है उसकी जो पट्टी है वो पतली होती चली जाती है। भावर क्षेत्र की भूमि की जो विशेषता है वो ऊबड़ खाबड़ भूमि हमें देखने को मिलती है। भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में अगर बात करें तो तराई वाला क्षेत्र या तरी वाला क्षेत्र, जिसे तरी वाली पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर तक है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला क्षेत्र है कह सकते हैं भावर क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। यह सहारनपुर तक इसकी लंबाई और चौड़ाई निरंतर कम होती जाती है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है अर्थात तलछट से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ तरी वाले मैदान या दलदली मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भावर व तराई प्रदेश में वनों का आधारित उद्योग धंधों की प्रचुरता पाई जाती है, जो मानवीय जनजीवन एवं क्रियाकलापों का केंद्र हैं। इन उद्योग धंधों में या तराई वाले क्षेत्र में जो धंधे विकसित हुए हैं, उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, उसमें जो क्षेत्र आते हैं वो प्रमुख क्षेत्रों में बरेली है, नजीबाबाद है, ज्वालापुर है, बैत है, फर्नीचर का क्षेत्र है, फर्नीचर का काम है, कत्थे का काम है, माचिस का काम है, प्लाईवुड उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल के सामान का निर्माण आदि उद्योग विकसित हुए हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश में प्रमुख रूप से गेहूँ, धान, जूट, गन्ना आदि प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर नदी क्षेत्र की बात करें तो गंगा और यमुना, इसको मध्य मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना का जो भाग है वो मध्य मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य में जो मैदान हमें देखने को मिलता है, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा जो पठारी क्षेत्र है और कह सकते हो भावर का जो क्षेत्र है, उसके मध्य में जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो गंगा यमुना का मैदान अर्थात दोआब का मैदान कहा जाता है। दोआब का मैदान मित्रों, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब का मैदान कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे भी हम 3 भागों में या 3 उपभागों में विभाजित करते हैं। ऊपरी मैदान, नंबर 2 मध्य मैदान, नंबर 3 यमुना एवं गंडक नदियों का विशाल मैदानी प्रदेश। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा और गंडक, ये सारी नदियाँ आपकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, रामगंगा। गोरखपुर जो प्रदेश में जो शहर है जो नेपाल को टच करता है वो किस नदी पर बना है? राप्ती नदी पर स्थित है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर मानी जाती है। इस मैदान का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य गंगा यमुना का जो ढाल है वो किस तरफ को ज़्यादा है। तो मैदान का जो पश्चिमी ढाल है वो पूर्वी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है। इसके अलावा नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट जो कांप की मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर भी हम इस भाग को दो उपभागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 बांगर का क्षेत्र। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों को बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात जो ऊंचा हार प्रदेश बोला जाता है या ऊंचा प्रदेश या ऊंचा हार जिसको बोला जाता है, जिसको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो उस मिट्टी का निर्माण होता है जो प्राचीन तलछट के द्वारा मिट्टी इकट्ठी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष आने वाली गंगा यमुना के द्वारा जो बाढ़ आती हैं या नदियों की जो बाढ़ आती है वो इन प्रदेशों में नहीं पहुँच पाती है। ऐसे प्रदेशों पर पुरानी या तलछट रूपी कांप मिट्टी पाई जाती है और इसीलिए इस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और पोटास जैसे अपेक्षाकृत जो पदार्थ होते हैं कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खादर प्रदेश की अगर हम बात करें तो खादर क्षेत्र से तात्पर्य कछार से है, जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम, चूना, जीवाश्मों की अधिकता देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। इस मृदा में अगर बात करें नवीन कोप, नूतन जलोढ़ और मटियर मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि नामों से इस मृदा को जाना जाता है। तो खादर की जो भूमि है वो उसमें प्रतिवर्ष गंगा यमुना के द्वारा जो बाढ़ आती है वो अपने साथ नई नई मिट्टियों को लाती है, नए नए पदार्थों को लाती है और इसीलिए इस मिट्टी में पोटास, मैग्नीशियम, चूना, जीवाश्मों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी भी इसमें पाई जाती है। इस प्रदेश में उपजाऊ मृदा के पाए जाने के कारण कृषि कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग से सभी प्रकार के जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। इन फसलों में गेहूँ, कपास, चावल, सरसों, गन्ना, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। यह ऐसा क्षेत्र है यह जहाँ सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। इस भाग में कच्चे माल आधारित विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। इस प्रदेश में सघन जनसंख्या के बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है। इस भाग में प्रदेश के 10 लाखी नगरों की भी संख्या में देखने को मिलती है। जैसे जो प्रदेश गंगा और यमुना नदियों के तट पर बने हैं या कुछ प्रमुख नदियों के तट पर बने हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें सघनता देखने को मिलती है। इनमें आपका कानपुर, गंगा नदी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन बड़े बड़े नगरों में सेवा क्षेत्र संबंधी उद्योग, जिनमें पर्यटन उद्योग, नवीन उद्योग का विकास हुआ है। साथ ही चीनी वस्त्र उद्योग, औषधि, नवीन औषधि, साबुन उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, जरदोजी कला, गलीचों का निर्माण करना, ऐसी विविध प्रकार के उद्योगों का विकास इस प्रकार के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की बात करें या पठारी हिस्से की बात करें तो दक्षिण पठारी जो भाग है वो मध्य मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। इस प्राकृतिक प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर है। यह पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, अर्थात
प्रायद्वीपीय जो भारत दक्षिण का पठार या दक्षिणी भाग है उसका जो उत्तर में विस्तार हुआ है, तो वो जो भाग उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जिसको बघेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वो उत्तर में जो स्थित है वो वास्तविक रूप से जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है उसका उत्तरी विस्तार हम उसको कह सकते हैं, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर बेतवा नदी, पूरब में आपकी केन नदी, इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, मीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी भाग में मिर्जापुर का भाग, गंगा के दक्षिण का भाग सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। अर्थात इस जो बुंदेलखंड का एरिया है इसमें उरई है, जालौन है, झांसी है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, हाँ, मीरपुर है, बांदा है, ये तमाम जो क्षेत्र, चंदौली है, ये सभी क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और ये दक्षिण का उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है दक्षिणतम हिस्सा कहलाता है या दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है, जो वास्तविक रूप से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। ठीक है बच्चों, बुंदेलखंड का निर्माण दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्यन काल में ही प्राचीनतम नीस चट्टानों के द्वारा हुआ। क्वेश्चन आ जाता है कि बुंदेलखंड का जो निर्माण है किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? नीस की चट्टानों से हुआ। निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा से इस प्रदेश में कम वर्षा के कारण पठार क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ अपेक्षाकृत छोटी हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना, गेहूँ इत्यादि हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्रदेश में वर्षा के कम होने के कारण यहाँ जो मिट्टी है वो उपजाऊ कम है। यद्यपि यहाँ पर जो बेतवा नहर है उस पर विभिन्न प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था की गई है और सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि होने के कारण यहाँ कुछ जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा सामान्य है। इस भाग में खनिजों की देखें मात्रा तो प्रचुर मात्रा में इस भाग में खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि ये जीवाश्म का प्रदेश है, पठारी मैदान है, बुंदेलखंड का भाग है जो नीच चट्टानों से बना हुआ है, दक्षिणी प्रायद्वीप का विस्तार है, तो इसलिए इस क्षेत्र में जो कह सकते हैं खनिज हैं, जैसे चूना है, कोयला है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, एंडालूसाइट है, सिलिका है, सैंड है, ये सभी पदार्थ, जिप्सम है, एस्बेस्टस है, ये सभी पदार्थ बुंदेलखंड के जो भाग है, पठारी भाग है, उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ रॉक फास्फेट, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम इत्यादि खनिज भी प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इस प्राकृतिक प्रदेश में खनन उद्योग प्रचलित है। इस प्रदेश में विद्युत उत्पादन संयंत्र, स्टील प्लांट, एल्यूमिनियम उत्पादन उद्योग विकसित है। साथ ही झांसी में औषधि निर्माण, कालपी में हाथ से कागज का निर्माण आदि उद्योग धंधों का प्रमुख रूप से प्रचलन हुआ है। इस क्षेत्र में पौराणिक काल, प्राचीन काल एवं मध्यकाल के विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक ऐतिहासिक नगर भी विस्तृत हैं, जिनमें आपका ललितपुर का दशावतार मंदिर और कालिंजर का किला प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम जातियों की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमुख रूप से आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 16.6% है तथा राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% राज्य में निवास करता है तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, अर्थात सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। अर्थात SC शेड्यूल ट्राइब्स आपके उत्तर प्रदेश में, शेड्यूल कास्ट SC शेड्यूल कास्ट आपकी उत्तर प्रदेश में और ST जिसको शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में।
राज्य के प्रायः सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन सोनभद्र, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा बलिया है, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर, बागपत में एसटी या अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम देखने को मिलती है। अनुसूचित जनजातियों की अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कौशाम्बी 34.72, सीतापुर 32%, हरदोई में 31%, रायबरेली में 30.26% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वो 90 है, अर्थात 100 में 90 लिंगानुपात की अगर बात करें तो। अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, जिन्हें हम भारतीय संविधान में अनुसूची में अनुसूचित जनजाति कहा गया है, वास्तविक रूप से ये जंगल, पहाड़ जैसे दूरस्थ एकांत क्षेत्र में निवास करने वाले लोग होते हैं। इनको आदिवासी या वनवासी के नाम से जाना जाता है। देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या की 8.6% है, अर्थात एसटी की जो जनसंख्या है प्रदेश में कितनी है? 8.6% है। प्रदेश में इनकी जनसंख्या वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% रह गई है। प्रदेश में जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या की कितनी है? 8.6%, और देश में शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 0.6%। प्रदेश के सामान्य समस्त जिलों में अनुसूचित जनजाति की कुछ न कुछ जनसंख्या आदिवासित है। इनकी प्रदेश में सोनभद्र जनपद में सर्वाधिक और बागपत में सर्वाधिक, सोनभद्र में सर्वाधिक और बागपत में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या पाई जाती है। एसटी की अगर बात करें तो जो आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति और बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। 1 या 2 की जनसंख्या मुश्किल से रही होगी। प्रमुख रूप से अगर जनजातियों की बात करें तो 2003 से पूर्व में थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने प्रदेश में 10 अनुसूचित जातियों को और इसी श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया। इस प्रकार से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गोंड, धुरिया, नायक, ओछा, पठारी, राज, ये क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थपुर, बरेली, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये जातियां हैं। इसके अलावा खैरवार, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी में, सहरिया ये ललितपुर में, पहरिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पंखा, सोनभद्र, पनिका, सोनभद्र, अंगरिया, सोनभद्र, चेरू, सोनभद्र, भुइया और भुनिया जो जनजातियां हैं वो भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य मैंने बताया क्वेश्चन में कि अनुसूचित जो जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में। अब महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करें जो प्रमुख रूप से प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उसमें प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? थारू। थारू जाति के लोग प्रदेश में तराई क्षेत्र, खासतौर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बैराज, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये अपने आप को किरात वंश से संबंधित मानते हैं, अर्थात अपने आप को किरात वंशी कहते हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का कहना है ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बस गए या बने क्षेत्र में रहने लगे, इसलिए थारू कहलाए। और थारू जो जनजाति इसकी विशेषता ये है, ये दीपावली का जो त्यौहार होता है इसको शोक के रूप में मनाते हैं, अर्थात शोक मनाते हैं उस दिन। दूसरे नंबर की प्रमुख जाति कौन सी है? बोक्सा। बोक्सा या बुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। बोक्सा जनजाति पतवार राजपूताना घराने से संबंध रखती है। ये ऐसा माना जाता है कि जब मराठों ने इनको वहाँ से भगा दिया तो यहाँ वनों में या जंगली क्षेत्रों में आकर ये रहने लगे। इसके बाद खैरवार। खैरवार देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर के आसपास की ये जाति है।
और इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू माना जाता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में खरवार लोग अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त हुए, लेकिन मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग में जब चंदेलों का आक्रमण 1203 ईस्वी में हुआ तो इन लोगों का पतन हो गया। और आरंभ में खैरवार लोग शिकारी हुआ करते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है खैरवार कत्थे के व्यापारी के रूप में भी जाने जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बिहार में सोन नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली जाति के रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों, आज हमने उत्तर प्रदेश के एक कह सकते हैं भौगोलिक, उसके उद्योग धंधे, उसकी उत्तरी सीमा, उसकी दक्षिणी सीमा, पूरब की नदियाँ, पूरब में कौन सा क्षेत्र है, जैसे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूरब में, उत्तर में आपका नेपाल है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल वो हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की सीमा, उत्तर से दक्षिण की सीमा के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग, भावर क्षेत्र के बारे में, बांगर क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र के बारे में बताया, मिट्टी के बारे में बताया, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जाति जनजातियों के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से यहाँ बताया। तो ये जो वीडियो है हमने आपका यहीं तक रखा है, और उसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ और प्रमुख तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बच्चों, नमस्कार, थैंक यू।